नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 5 शहर 5 खबर और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। सबसे पहले बात करेंगे जंतर मंतर से उठने के बाद अब पहलवान अपने मेडल को लेकर हरिद्वार की तरफ रवाना हो चुके हैं, जहां वो गंगा जी में मेडल को प्रवाहित करेंगे। पहलवानों ने इसको लेकर कहा है कि मेडल उनकी जान है और उनके प्रभावित करने के बाद जीने का कोई मतलब नहीं है। मेडल को बहाने के पहलवान दिल्ली पहुंचकर आमरण अनशन भी करेंगे, जो इंडिया गेट पर यह अनशन होगा। और हरिद्वार के लिए कई पहलवान रवाना भी हो चुके हैं। कुछ पहलवानों के पहुंचने का सिलसिला अभी तक जारी है, तो मेडल को बहाने के लिए पहलवान रवाना हो चुके हैं। इसके बाद वो मेडल को बहाने के बाद दिल्ली वापस लौटेंगे और दिल्ली के इंडिया गेट पे उनका अनशन होने वाला है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने कई दिनों तक प्रदर्शन किया था और 28 मई का वो दिन था जब उनका प्रदर्शन पुलिस द्वारा खत्म कराया गया था। तंबू खाट दिए गए थे, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे थे हम। और आज वो दिन है जब हरिद्वार में मेडल प्रवाहित करने के लिए तमाम पहलवान पहुंचने वाले हैं हमसे कुछ ही देर में। इस दौरान पुलिस की भी भारी मौजूदगी वहां पे नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या जानकारी है इसको लेकर? क्या पहलवानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है या बॉर्डर पर रोक लिया गया है? क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी बॉर्डर पर नहीं रोका गया, अभी वो यहाँ पर पहुंचे हुए नहीं है। 6 बजे का समय निर्धारित किया गया था, जो ऐलान दिल्ली के अंदर पहलवानों ने किया था। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आज गंगा स्नान है, तो काफी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमारी एसएसपी अजय सिंह से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने किसी तरह की कोई बहुत भारी व्यवस्था नहीं की है। आज स्नान है और सामान्य तौर पर श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। अगर पहलवानों को भी यहाँ पर आकर गंगा में प्रवाहित करना है तो उसमें किसी तरह को उनको रोका नहीं जाएगा, यानी कि पुलिस की किसी तरह की कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, जिस तरह का बयान यहाँ पर एसएसपी अजय सिंह का सामने आया है। तो कोशिश यही है कि मुझे लगता है, जो हमारे सूत्रों से जानकारी है, कि वो लोग 6 बजे हर की पौड़ी पहुंचेंगे और वहीं पर अपने जो पुरस्कार हैं, जो मेडल है, उनको गंगा में प्रवाहित करेंगे। जी, ये वो प्रदर्शन है जिसकी नजरें पूरे देशवासियों की थी और ऐसे में आज यानी कि 6 बजे के करीब का वो वक्त बताया जा रहा है अवनीश जी, जब ये प्रवाहित होगा। और ऐसे में उसके बाद का क्या करेंगे पहलवान? कितनी देर में निकलेंगे वहां से? तकनीकी खामियों के चलते उनका संपर्क हमसे टूट चुका है, लेकिन ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जब गंगा में प्रवाहित करेंगे मेटल, और इसी के साथ जानकारी दे रहे हैं कि ये मेटल कुछ ही देर में प्रवाहित किया जाएगा। पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि यहां से वो दिल्ली वापस लौटेंगे और दिल्ली के इंडिया गेट पर उनका अनशन चलने वाला है। तो बता दें, मेटल बहाने के बाद वो अनशन करेंगे, आमरण अनशन उनकी तरफ से किया जाएगा। बजरंग पुनिया ने ट्वीट करके तमाम जानकारी दी है और ऐसे में हरिद्वार में ये मेडल प्रवाहित होगा। तो हरिद्वार के लिए रवाना हो चुके हैं पहलवान। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज गंगा स्नान है। और ऐसे में भारी संख्या में वहां पे श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भारी संख्या में वहां पे नजर आ रही है और कई जोन में बांटा गया है, सुपर जोन भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अवनीश जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, इसके बाद वो कितनी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे? क्योंकि देखिए, ये वो प्रदर्शन है जिसपे पूरे देशवासियों की नजर है और इसी के साथ पहलवानों का ये भी बयान निकल के सामने आया कि मेडल हमारी जान है, इसको बहाने के बाद हमें जीने का कोई मकसद नहीं है। देखिए स्थिति, मैं आपको लगातार ये बता रहा हूँ कि 6 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, लेकिन उसके बाद वो कितने बजे पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी। तमाम मीडिया इस समय हर की पौड़ी पर मौजूद है और जिस तरह की खबरें आई थी कि दिल्ली से वो निकल चुके हैं, उसके बाद हर की पौड़ी पहुंचेंगे, वहां पर जो उनके पास मेडल है उनको गंगा में प्रवाहित करेंगे। दूसरा स्थिति, मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी पहलवान के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका जो मेडल होता है, उसका जो पुरस्कार होता है, वो निश्चित तौर पर उसकी जान की तरह होता है, क्योंकि इस मेडल को पाने के लिए, इस पुरस्कार को पाने के लिए उसने बिल्कुल दिन रात एक की होती है। उसकी नींद एक तरह से कहा जाए कि दिन रात छीन जाए होते हैं। कड़ी मेहनत उसको करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है और कड़ी मेहनत के बाद वो ये पुरस्कार, ये मेडल प्राप्त करता है। अब ये देखिए, जब वो गंगा में मेडलों को प्रभावित करेंगे तो उनके मन पर क्या बीतेगी, जिसको उन्होंने बड़ी मेहनत, लगन, ईमानदारी और कड़े परिश्रम के साथ हासिल किया था, उसको गंगा में प्रवाहित करना। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम प्रभावित की बात करें, यानी कि जो प्रभावित, मैं फिर कह रहा हूं,
तो प्रभावित होने वाला है कुछ ही देर में, और ऐसे में तमाम इंतजाम वहां पे किए जा रहे हैं। इसी के साथ बता दें कि बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि थोड़ी देर में मेडल प्रवाहित किया जाएगा, और ऐसे में तमाम वहां पे पहलवानों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। और कई दिनों से पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पे, और ये प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा था। तमाम किसान भी इस प्रदर्शन में पहुंचे थे और उनकी तरफ से समर्थन दिया जा रहा था पहलवानों को। और इसी के साथ हमने देखा वो तस्वीरें भी जब राजनीतिक दल यहाँ पे पहुंचे थे, तो जानकारी आप तक यही पहुंचा रहे थे कि कुछ ही देर में हरिद्वार में पहुंचेंगे। 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब हरिद्वार में ये प्रवाहित होगा मेडल। और इसी के साथ बजरंग पुनिया ने ट्वीट करके ये भी जानकारी दी है कि दिल्ली वापस रवाना होंगे और दिल्ली के इंडिया गेट पे इनकी तरफ से आमरण अनशन किया जाएगा। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा था। ऐसे में तमाम सवाल ये भी खड़े हो रहे थे बृजभूषण के खिलाफ भी कि आखिरकार उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान है और वो बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा है कि सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। यह बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। तो मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट का झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया उनकी जमानत याचिका। इसके साथ बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जाएगी क्योंकि वो काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और ऐसे में उनके पास कई ऐसे विभाग थे और जाने के बाद यहां से वो तमाम सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका। कई दिनों से जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया, ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। शराब नीति केस में खारिज हुई है उनकी जमानत याचिका। मनीष सिसोदिया कई दिनों से जेल में बंद थे और ऐसे में अब उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नितिन चौधरी बन चुके हैं सीधे न्यूज रूम से। नितिन, देखिए जमानत याचिका खारिज हो चुकी है मनीष सिसोदिया की। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से काफी कुछ कहा गया है। देखिए स्वीटी, बिल्कुल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो है जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जो है काफ़ी दिन से जेल के अंदर बंद है, क्योंकि आज जब जमानत याचिका खारिज करी है तो उसको देखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर अपनी पत्नी का जो हवाला दिया था क्योंकि उनकी बीमार होने की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब रहती है। तो उसके बाद ही आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री की जो जमानत याचिका वो खारिज कर दी, क्योंकि फरवरी की वजह से वो जो है जेल के अंदर में बंद है। लेकिन उसके बाद भी शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई ने साफ तौर पे कहा था कि आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है सवालों का जवाब नहीं दे रहे, कुछ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया काफ़ी दिन से जेल के अंदर बंद है। उन्होंने पहले जमानत याचिका पे जो है खारिज हुई थी, उससे उन्होंने अपनी अर्जी लगाई थी, लेकिन अब दोबारा से जो है जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी गई है। लेकिन उसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है नितिन कि क्या मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की गई, उसमें हाईकोर्ट की तरफ से जो तमाम दलील दी गई उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए बिल्कुल स्वीटी, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो दलीलें दी थी मनीष सिसोदिया की जमानत को देखते हैं तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि मनीष सिसोदिया जो है जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। जो उस तरीके के जो उनके पास में चैट्स वगैरह मिली है और उनसे जो शराब नीति घोटाले मामले में उनको जो है आरोपी बनाया गया है, और कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जाँच में सहयोग भी नहीं कर रहे थे। जिस तरीके से पहले उन्हें जमानत देने की जो बात कही गई थी, जमानत उनको मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी शराब नीति घोटाले मामले में उसके बाद बात की जाए सीबीआई की, तो सीबीआई ने जो है इस मामले को जो है नाराजगी जाहिर करी थी। लेकिन उसके बाद ही आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से अपनी अर्जी लगाई। अर्जी लगाने के बाद भी आज वो दोबारा से खारिज हो जाती, लेकिन अब उसके बाद निचली अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से उनको एक आस है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल सकती है। लेकिन उसके बाद ही आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री की बात की जाए मनीष सिसोदिया की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो है पूरी तरीके से फंसाने का कार्य किया जा रहा है। और इस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साफ तौर पर यही कहा था कि मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती
फंसाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और लेकिन उसके बाद भी मनीष सिसोदिया को यदि जमानत नहीं मिलती है तो मनीष सिसोदिया जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं जांच के अंदर, और जांच से जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उन सवालों का भी पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे। सीबीआई ने भी आरोप लगाया था। उसके बाद ईडी की बात की जाए तो ईडी ने भी यही सवाल कहा कि मनीष सिसोदिया जो है जांच का सहयोग नहीं कर रहे। जेल के अंदर बैठ कर उनसे पूछताछ की जा रही है तो उसमें जांच में 1 से 1.5 घंटे में मनीष सिसोदिया कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सीधे चलेंगे जहां पे टेढ़ी में 11वें श्री घंटाकर्ण महायज्ञ कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अन्य चीजों के बारे में कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान घंटाकर्ण की कृपा से निश्चित रूप से ये स्थान हमारा आने वाले समय में ऐसा स्थान बनेगा कि संपूर्ण भारतवर्ष के साथ विश्व के प्रसिद्ध धामों में से, प्रसिद्ध तीर्थों में से एक स्थान बनेगा। और उसके लिए भगवान घंटाकर्ण हम सब पर कृपा करेंगे। आज भी जो बद्रीनाथ मंदिर परिसर में घंटाकर्ण देवता का जो मंदिर है वो परिक्रमा में आता है, और सभी जो तीर्थ यात्री पूरे देश विदेशों से आते हैं वहां भी उसका आशीर्वाद लेते हैं। और निश्चित रूप से भाइयों बहनों, आज जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका जय घोष पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। चारों दिशाओं में आज उसका परचम लहरा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंदिर, तीर्थ स्थान और जो भी हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने के काम हैं वो तेजी से हो रहे हैं। एक समय ऐसा भी था, लोग चुपचाप जाते थे, मंदिर में टीका लगाते थे, बाहर आके टीका भी साफ कर देते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन कोई फोटो नहीं डालता था क्योंकि वो कालखंड ऐसा था। लेकिन आज हम बड़े गर्व के साथ खुलेआम मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, गंगा जी की आरती भी करते हैं, या जो भी हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसको हम बड़े मन से करते हैं, बड़े जो है मैं कहूं कि बड़े भाव से करते हैं। उसके पीछे ये है कि आज देश को हमको ऐसा नेतृत्व मिला है जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ाने का काम हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती पर गए थे, दुनिया के देशों की यात्रा पर गए थे, और जिस प्रकार से वहां पर चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हो, चाहे पपुआ गिनी के राष्ट्र प्रमुख हो, जिस प्रकार से उन्होंने उनके बारे में टिप्पणी की है, वो उनका जिस प्रकार से अभिनंदन हुआ है, जिस प्रकार से स्वागत हुआ है, वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी के रूप में देश के हमारे 140 करोड़ लोगों के प्रत्येक व्यक्ति का जो है दुनिया के अंदर स्वागत हो रहा है। हर एक भारतवासी आज गौरवान्वित हो रहा है। एक समय था जब हम विदेशी आक्रामताओं और उसके बाद गुलाम मानसिकता वाली सरकारों ने जो है हमारी सनातन की संस्कृति है, जो हमारा पौराणिक संस्कार है, उसको समाप्त करने का भरसक प्रयास किया। आजादी की बात की सरकारों ने जो मंदिरों में, देव स्थानों तक उनकी उपेक्षा की, और जो हमारी पद्धतियां हैं, जो हमारी पूजा पद्धति है, हमारी सनातन पद्धति है, जो हमारे साथ चली आई है, यानी कि ना नूतन भी नहीं है, पुरातन भी नहीं है, जो सनातन है, जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा तक रहेगी, उस संस्कृति को भी नीचा दिखाने का काम इन सरकारों के कालखंड में हुआ है। थोड़ा सा हमको पीछे जरूर जाना चाहिए। भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का महापाप किसने किया, ये प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे तो हमको आसानी से मिल जाएगा कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किसने किया। और हर पैतरा राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर आज जिसका निर्माण कार्य हो रहा है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक ऐसा विषय है जो सबके संज्ञान में आना चाहिए कि राम मंदिर को रोकने के लिए असफल प्रयास किया, किंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पुनः आज सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। आज चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ धामों का पुनर्निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ काशी के गलियारों को भव्य रूप देना हो, राजाधिराज महाकाल लोक का नए स्वरूप में आज भारत को समर्पित करना हो, आज हमारी धार्मिक धरोहर जिस प्रकार से
संरक्षित व संवर्धित किए जा रही हैं। जितना आज इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है, जितना इन सबका उत्थान हो रहा है, हमारे सभी देवी स्थानों का जिस प्रकार से उत्थान हो रहा है, उसको अगर शब्दों में कहा जाए तो मैं समझता हूं कि शब्दों में व्याख्या करना संभव नहीं है। यह अमृतकाल भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो गए। हमने अभी अभी अमृत महोत्सव मनाया और अमृत महोत्सव के बाद हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं। यह अमृत काल भारत को परम वैभव तक पहुंचाने का काल है। परम वैभव यानी कि भारत जब अपने आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस समय भारत दुनिया का सिरमौर भारत होगा। भारत उस समय दुनिया को दिशा देने वाला भारत होगा। भारत उस समय दुनिया का नंबर 1 भारत होगा। ऐसा भारत बनाने की जिम्मेदारी आज हम सबके कंधों पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलकर प्रदेश की सरकार हमारे धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए, हमारी सांस्कृतिक विशिष्टता को बचाने के लिए कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। आज हमारे जितने भी केदारखंड के अंदर आने वाले जितने मंदिर हैं, चाहे हमारा आज बद्रीनाथ धाम हो, चाहे केदारपुरी हो, चाहे यमुनोत्री के लिए रोपवे योजना लगानी है, हेमकुंड साहब के लिए रोपवे लगाना हो, या केदारनाथ के लिए रोपवे लगाना हो, उन सभी का विकास हो रहा है। उसी प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र में मानस खंड कॉरिडोर बनाकर उन सभी मंदिरों को एक मंदिर माला मिशन के नाम से पिरोकर उसका भी एक सर्किट बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने अभी अभी अपने इस सरकार का 1 वर्ष का कालखंड पूरा किया है और 1 वर्ष के कालखंड में हमने हर क्षण प्रयास किया है कि समस्याएं और चुनौतियां जो भी हमारे प्रदेश की हैं, जो हमारी माताओं बहनों की हैं, नौजवानों की, जिसके बारे में आदरणीय सुबोध भाई ने बताया, तो उन सबको उनका हल निकालने का, समाधान निकालने का हमने प्रयास किया है। भले ही मैं ये कह सकता हूं कि 1 वर्ष का कालखंड बहुत लंबा कालखंड नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है कि बड़े वर्ग के लोग के साथ निचले वर्ग के लोग भी अब आसानी से मंदिरों में जाते, पूजा पाठ करते हैं और यही बताता है कि हमारा देश किस तरीके से विकास कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की बदायूं के वजीरगंज थाने इलाके के बरगैन पुलिस चौकी में एक पीड़ित शिकायत लेकर पहुंचा था, जहां चौकी इंचार्ज ने पीड़ित की ऐसी सेवा की कि वो दोबारा पुलिस के पास जाने से कभी भी कतराएगा। दरअसल चौकी इंचार्ज ने पीड़ित शख्स से बिना कुछ पूछे उसकी बेरहमी से पट्टों से पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो एक शख्स ने बना लिया है। जब दरोगा सुशील कुमार बिश्नोई ने इसे देखा तो वो मुंह छिपाते हुए कमरे की तरफ भाग गए। वहीं इस घटना का संज्ञान लेते हुए एसएसपी बदायूं ने चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया है और मामले की जांच में आगे जुट चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े किए हैं। तो बता दें कि जब शिकायत लेके ये फरियादी पहुंचा था दरोगा के पास, तब दरोगा ने बिना कुछ सोचे समझे लगातार पट्टे से उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी थी और ये तस्वीरें काफी वायरल भी हो रहा है और इस वीडियो को एक वहां के शख्स ने बना लिया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जब दरोगा से इस बारे में पूछा गया तो दरोगा मुंह छिपाते हुए कमरे के अंदर जाते हुए नजर आए थे। ये तस्वीरें साफ तौर पे बताती है कि खाकी किस तरीके से शर्मसार हो चुकी है और जो कानून की रक्षा करता है अब वही आम जनता को पीटते हुए नजर आ रहा है। रक्षक ही भक्षक बन चुका है। ये तस्वीरें साफ तौर पे यही गवाही देती है और बता दें कि इसके बाद से अब पुलिस एक्शन में आ चुकी है। इस दरोगा के खिलाफ लाइन हाजिर किया गया है। आगे की जांच में अब पुलिस प्रशासन जुट चुकी है, लेकिन काफी कुछ ये वीडियो बताता है कि एक आमजन जब अपनी शिकायत लेके, अपनी फरियाद लेके, अपनी गुहार लेके एक पुलिसकर्मी के पास जाता है, दरोगा के पास जाता है, बिना कुछ सोचे समझे लगातार एक के बाद एक पट्टे से पिटाई की गई है और ये तस्वीरें इसी बात की गवाही देती है कि अब रक्षक ही भक्षक बनते हुए नजर आ रहे हैं। खाकी की गरिमा को इस दरोगा ने शर्मसार कर दिया है और यही बताती है कि अब कानून जनता की रक्षा के लिए नहीं बल्कि जनता के भक्षक बनते हुए अब कानून के ये वर्दीधारी नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो काफी कुछ अपने आप में कह रही है और ये वीडियो वहां खड़े एक शख्स ने बनाया है जो कि सोशल मीडिया पे अब वायरल हो रहा है और जब
बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी मिली। ये वीडियो जब बड़े अधिकारी ने देखा तब दरोगा को लाइन हाजिर के लिए बुलाया गया और तमाम आगे की जांच पड़ताल में अब बड़े अधिकारी पुलिस प्रशासन जुट चुके हैं। लेकिन कई सवाल ये वीडियो खड़े कर रही है कि क्या जिसके पास तमाम शिकायत लेके, अपनी गुहार लेके, अपनी फरियाद लेके आमजन जाता है, उस इंसान की तरफ से इस तरीके की बदसलूकी करना कितना जायज है, और जो कानून के रक्षक है क्या वो जनता के भक्षक बनते हुए नजर आ रहे हैं। काफी कुछ वीडियो ये बताता है और गवाही भी चीख चीख के ये वीडियो यही देता है कि कब तक ये तस्वीर निकल के सामने आएगी। एक के बाद एक पीटा जा रहा है, बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे, सामने वाले की बात तक नहीं सुनी जा रही है और लगातार बैक टू बैक यहाँ पे पट्टे से पीटा जा रहा है, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है। जब इस बात की जानकारी बड़े अधिकारी को लगी तो लाइन हाजिर इस दरोगा को किया गया है। तो फरियादी को बदमाशों की तरह पीटा है इस पुलिस ऑफिसर ने, दरोगा ने, और काफी सवाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो काफी कुछ गवाही देती है। देखिए किस तरीके से बैक टू बैक ये दरोगा पीटता हुआ इस शख्स को नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो नहीं बनती तो फिर कोई भी सबूत नहीं आता। ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पे सतीश सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ कह रहा है ये वीडियो? साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से दरोगा बिना उस शख्स की बात सुने एक के बाद एक वार किए जा रहा है। क्या कुछ एक्शन लिया गया है इस वीडियो को देखते हुए? जी, चूंकि मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस मामले में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इस पे जो और भी विपक्षी हैं उन्होंने भी तंज कसा है। वहीं बता दें आपको भी, जो सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं तो उन्होंने भी ये साफ कहा है कि जो दरोगा है उसके हाथ में बेल्ट है, अगर थार या बुलडोजर होता तो शायद कुछ ना कुछ वो कर दिखाता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उज्जैन के महाकाल लोक निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है, ये इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल कॉरिडोर को भी नहीं छोड़ा है। एक ही आंधी में महाकाल कॉरिडोर के निर्माण की पोल खुल गई। यदि तूफान आ जाता तो क्या स्थिति होती? नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि महाकाल लोक के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए और जिस महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसी महाकाल लोक की मूर्तियां एक आंधी में सहन नहीं कर सकी। तो शिवराज सरकार पर कई सवाल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने खड़े किए हैं और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से साफ तौर पे कहना है, गोविंद सिंह की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल का भी है, उज्जैन का भी है, और ऐसे में एक आंधी तक यहाँ की मूर्तियां नहीं झेल पाई। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, नेता प्रतिपक्ष ने तो कई वार किए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये उज्जैन के महाकाल लोक निर्माण कॉरिडोर का ये मामला है, जहाँ पर कुछ दिन पहले तेज हवाओं के चलते वहाँ पर जो फाइबर की मूर्तियां लगाई गई थी वो गिर गई थी और उसके बाद से ही मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर एक घमासान और आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। वहीं अब कांग्रेस जो है कि बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप जो है कि बीजेपी पे लगा रही है। वहीं जो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह है उन्होंने बड़ा एक आरोप लगाते हुए कहा है कि 350 करोड़ रुपए में यह निर्माण किया गया था और इसको बिना जांच किए ठेकेदारों को इसको पेमेंट कर दिया गया है और ज्यादातर कंपनी जो है वो गुजरात की है। और वहीं एक उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि जो एग्रीमेंट किया गया था उन कंपनियों से वो गुजरात भाषा में किया गया था। हालांकि हम बता दें कि इसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम आरोपों का जो है कि खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके के आरोप लगा रही है वो तमाम बेबुनियाद है और अगर कांग्रेस के पास एक भी अगर तथ्य है तो वो सामने सरकार के सामने रखें।
जिस तरीके से वो आरोप लगा रही है। और हमारी वहीं भूपेंद्र सिंह ने यह भी बताया है कि वो जो संभागीय कमिश्नर है उसकी जांच रिपोर्ट में ये साफ आया है कि जहाँ तेज हवाओं की वजह से जो है कि वो मूर्तियां गिरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारियों के लिए। और दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुए नाबालिग लड़की साक्षी की हत्याकांड मामले में आरोपी साहिल की बुआ सम्मो का बड़ा बयान सामने आया है। आरोपी की बुआ ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि साहिल जैसा इंसान गांव, बस्ती और मोहल्ले में नहीं हो सकता। आज उस लड़की के साथ साहिल ने ऐसा करतूत किया है, कल को हमारे साथ भी कर सकता है। साहिल ने जैसा किया है उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो दिल्ली का साक्षी मर्डर केस काफी सुर्खियों में है। साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बुलंदशहर से। और साहिल इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी बुआ के घर ही गया था और ऐसे में बुआ का ये बयान निकल के सामने आया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा न्यूज रूम से। नितिन, देखिए अब बुआ का भी बयान निकल के सामने आया है कि साहिल को कड़ी से कड़ी सजा हो। देखिए स्वीटी, बिल्कुल दिल्ली में साक्षी हत्याकांड के मामले के बाद जब आरोपी अपनी बुआ के वहाँ पहुंचा बुलंदशहर, तो बुलंदशहर जाने के बाद उसकी बुआ ने पूछा कि आखिरकार इतनी रात में आए कहाँ से। लेकिन जब आरोपी ने बताया कि वो शादी में आया था, लेकिन शादी में आने के बाद जिस तरीके से फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड से जो है दिल्ली पुलिस के हाथ जो है, दिल्ली पुलिस ने जो तुरंत उसको साहिल को वहाँ से गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद बुआ की बात की जाए तो बुआ और उसके जो बच्चे हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरोपी को जो है फांसी होनी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से इसने साक्षी की हत्या की है, चाकू से गोद के जो है उसकी हत्या की गई है। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली पुलिस उसके मौके आवाज से पहुंची बुलंदशहर अटेरना गांव में, अटेरना गांव पहुंचने के बाद जो है सहयोगी जो पुलिस है, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने जो है साहिल को वहां से गिरफ्तार किया, उसका मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद दिल्ली पुलिस ने जो उसे दिल्ली लेके आई और दिल्ली में उसने पूछताछ की कि आखिरकार किस तरीके से हत्या की है, किस कारणों की वजह से की गई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि लफ्जियात का भी मामला ये सामने आ रहा है। इस पर राजनीति भी काफी तेजी से गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री खुद इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि साहिल को कड़ी से कड़ी से इस पर जो है सजा देनी चाहिए और इस आरोपी को फांसी देनी चाहिए। क्योंकि उसकी बुआ ने ये बात कही है कि उसको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, जिसने इतना बड़ा कांड किया और इतनी बड़ी हत्या करके जब बुआ के फोन यहाँ पर आके रुका था। लेकिन उसने बुआ के फोन पे खास तौर पे कहा कि वो शादी के प्रोग्राम में आया रात को 2 बजे और 2 बजे आने के बाद जो बुआ के फोन से कॉल रिकॉर्ड से उस पूरा राज खुला, तो उसके बाद में जो है साहिल को वहाँ से जो है अटेरना गाँव से बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।